Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with previous year question paper of Cotton Corporation of India Limited का जो प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम हुआ था, तो उसका आज हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग अकाउंट्स, जो भी लोग CSCMA वाले जो क्वालिफाइड होते हैं वो लोग इस फॉर्म को भरते हैं और कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एग्जामिनेशन लेते ही रहते हैं। ऑलमोस्ट एवरी ईयर इसका वैकेंसी आता ही है। इस लास्ट ईयर आई थिंक दिस ईयर में जो 2021 में इसमें वैकेंसी आया था, बट ड्यू टू सम रीज़न इस बार एग्ज़ाम नहीं हो पाया। कुछ रीज़न था, बट ऑलमोस्ट एवरी ईयर ये जो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का वैकेंसी आता है। तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के लिए आज डिस्कस करता हूँ मैनेजमेंट ट्रेनिंग अकाउंट्स का क्वेश्चन पेपर। और ये जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग अकाउंट्स क्वेश्चन पेपर आज हम डिस्कस करने वाले, इससे पहले मैं बता दूं कि ये तो आपका टेक्निकल पोर्शन है, और जो आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन है ना, जैसे जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, देन ऑल दिस वीडियोस आर ऑलरेडी अपलोडेड इन माय यूट्यूब चैनल। ओके, आप जा करके देख सकते हो। जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है ना वो ऑलरेडी अपलोडेड है, जैसे जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, ये सबको नॉन टेक्निकल बोला जाता है। और आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड जो भी पोर्शन है, जो भी आप पढ़े हो, ये अपना CA, और फिर आप अगर आप CA में हो तो अपना जो कोर्स में पढ़े हो उसको टेक्निकल सेक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो आज तो मैं आप लोगों के साथ सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है वही डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए, क्वेश्चन डिस्कस करने के पहले मैं बता देता हूँ आपको, मेरे जितना भी वीडियोस अपलोड होता है, जितना भी वीडियोस में जो PDF, अगर आपको कोई भी वीडियो का PDF अगर आपको चाहिए होता है तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो। हिमांशु रंजन क्लासेस टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप वहाँ पे ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हो। ओके, एंड इफ़ यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग देन यू कैन आल्सो फॉलो मी इन इंस्टाग्राम, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन या फॉलो जो करना है करिए। ठीक है, चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्निकल पोर्शन, डैट मीन्स की सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ योर अकाउंट्स, जो कि अब मैनेजमेंट ट्रेनिंग अकाउंट्स का जो क्वेश्चन पेपर है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं, फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है कि टू कंपनी एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड गो इनटू लिक्विडेशन टू फॉर्म ए न्यू कंपनी जेड लिमिटेड। दिस इज ए केस ऑफ, दो कंपनी है, एक्स लिमिटेड है, वाई लिमिटेड है, लिक्विडेशन में गया और फॉर्म किया नया कंपनी जेड लिमिटेड। तो कौन सा केस में आता है? एक केस में आता है अमालगमाइजेशन, अमालगमाइजेशन के अंदर आएगा। ठीक है, जो भी ना दो कंपनी होता है, लिक्विडेशन मतलब क्या होता है? कंपनी बंद होकर के, दोनों कंपनी बंद हो गया, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड दोनों बंद हो गया, और एक नया कंपनी फॉर्म किया जिसका नाम दिया गया जेड लिमिटेड। तो इसको बोला जाता है अमालगमाइजेशन। ठीक है, तो पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 अमालगमाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोलता है कि एज पर द सेक्शन 19 ऑफ द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 all amount payable to an employee by way of bonus shall be paid in cash by his employer where there is a dispute regarding payment of bonus pending before any authority under section 22 within dash from the date on which the award become enforceable or the settlement comes into operation in respect of such dispute। ऐसे देखिए, इतना इंग्लिश पढ़ लिए, मैं आपको बताता हूँ हिंदी में क्या है इसका पूरा। जो सेक्शन 19 ऑफ द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 ये बोलना चाहता है ना कि कोई भी डिस्प्यूट रिगार्डिंग हो जाता है कि बोनस किसको मिलना चाहिए, तो ये जो डिस्प्यूट हो जाता है तो फिर ये जो मामला है वो चल जाता है कोर्ट में। तो कोर्ट में जिस दिन सुनवाई होता है तो उस दिन से कितना दिन के भीतर बोनस मिलना चाहिए, तो जिस दिन से सुनवाई होता है कोर्ट का उस दिन से 1 मंथ के अंदर बोनस मिल जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन 2 1 मंथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? व्हेन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ रिजर्वेशन इन ऑडिट रिपोर्ट इज मटेरियल बट नॉट परसुएसिव और मे बी मटेरियल बट नॉट परसुएसिव इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन व्हिच ऑडिट रिपोर्ट शुड बी गिवन बाय द ऑडिटर। जैसे क्या बोलता है कि ऑडिट रिपोर्ट मटेरियल है बट नॉट परसुएसिव, बट मे बी मटेरियल बट नॉट परसुएसिव, तो इसको क्वालिफाइड ओपिनियन रिपोर्ट बोला जाता है। इसको क्वालिफाइड ओपिनियन रिपोर्ट बोला जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा ऑप्शन 3 क्वालिफाइड ओपिनियन रिपोर्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन। आपके पास इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड दिया हुआ है 60 डेज, WIP स्टोरेज का 20 डेज दिया हुआ है, फिनिश्ड गुड्स का स्टोरेज पीरियड 30 डेज दिया हुआ है, डेट कलेक्शन पीरियड का 30 डेज दिया हुआ है,
क्रेडिटर पेमेंट दिया हुआ पीरियड का, इसका भी 20 डेज। फिर एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट 12 लाख और डेज इन ईयर 360 दिन, पूरा ईयर में 360 दिन होता है। ठीक है, पूछ रहा है आपसे ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड बताओ, आपसे ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड पूछा है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको, जैसे देखिए ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड पूछा है आपको, तो 1 मिनट। जैसे देखो आपसे ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड पूछा है ना आपसे, तो ये तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली निकाल के दे चुका है, रॉ मटेरियल स्टोरेज, WIP और फिनिश्ड गुड्स और डेट कलेक्शन पीरियड। ठीक है, तो ये जो चार हुआ ना, ये चारों को आप ऐड करो। ठीक है, 60 प्लस 20, 60 प्लस 20, 60 प्लस 20 प्लस 30, 30 प्लस फिर डेट कलेक्शन पीरियड 30, फिर क्रेडिटर पेमेंट पीरियड है 20 डेज। ठीक है, क्रेडिटर पेमेंट है 20 डेज, क्रेडिटर पेमेंट है 20 डेज। ठीक है, तो आप देखो, आप कैलकुलेट करो क्या होता है। 60 प्लस 20 80, 80 हो गया, 80 30 110, और 110 प्लस 110 प्लस 110 प्लस 30 140, 140 से 20 घटाओ, 140 से 20 घटाओगे तो कितना आएगा, 140 से 20 घटाओ तो आ जाएगा आपका 120, आ गया आपका 120। तो देखो यही आंसर है ना आपका 120। ठीक है, ठीक है, चलो तो हो गया ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 120 दिन। चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा आंसर ऑप्शन 2 120 दिन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड पूछा था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ द पे बैक पीरियड टेक्निक ऑफ कैपिटल बस्टिंग। कैपिटल बस्टिंग का जो पीरियड होता है ना, तो उसके टेक्निक से हिसाब से बता पूछ रहा है ना, 4 ऑप्शन में कौन है जो डिसएडवांटेज है पेबैक पीरियड का। तो डिसएडवांटेज इसका ऑप्शन 4 है, वो डिसएडवांटेज है इट इग्नोर सैल्वेज वैल्यू। ठीक है, इट इग्नोर सैल्वेज वैल्यू, दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ पेबैक पीरियड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का तो हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है कि व्हिच सेक्शन ऑफ द CGST एक्ट 2017 गवर्न द टाइम सप्लाई ऑफ गुड्स। CGST एक्ट 2017 का होता है ना, पूछ रहा है कि कौन ऐसा सेक्शन है जो कि बताता है कि गवर्न करता है टाइम सप्लाई ऑफ गुड्स से रिलेटेड। तो मैं बता दूं, जो भी टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स से रिलेटेड जो भी सेक्शन है, उसको सेक्शन का नाम है सेक्शन 12। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स का सेक्शन है सेक्शन 12। तो मैं आपको बता देता हूँ, प्लीज आप जब भी आप स्टडी करो, GST पर हो, चाहे फिर आप पे इनकम टैक्स पर हो, चाहे फिर लॉ पर हो, आपको सेक्शन नंबर पूछता है, तो सेक्शन नंबर याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आप लोग के लिए। ठीक है, तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स का सेक्शन है सेक्शन 12 ऑफ द CGST एक्ट 2017। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ऑप्शन 1 सेक्शन। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इररेलेवेंट डॉक्यूमेंट व्हाइल वाचिंग रेंट रिसिप्ट। अगर कोई एक ऑडिटर ऑडिट करने जाता है तो वो इररेलेवेंट डॉक्यूमेंट पूछ रहा है कि इररेलेवेंट डॉक्यूमेंट कौन सा हो सकता है, मतलब कि उसको चेकिंग करना नहीं चाहिए व्हाइल वाचिंग रेंट रिसिप्ट। जब वाचिंग करेगा रेंट रिसिप्ट को, तो उसको क्या देखना नहीं चाहिए, उसका कोई जरूरत नहीं है देखने का। देखो रेंट रिसिप्ट तो चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर वो रेंट रिसिप्ट ही चेक करने गया, वॉच करने गया है, तो रेंट रिसिप्ट तो देखना चाहिए, हाउस रेंट रिसिप्ट भी देखना चाहिए, हाउस टैक्स रिसिप्ट भी देखना चाहिए, रेंट अग्रीमेंट भी चेक मतलब देखना चाहिए। बट ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल को क्यों देखेगा, उससे उसको रेंट से क्या मतलब है। तो दिस से ऑप्शन 4 इज इरेलेवेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 को हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है
कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्या मतलब होता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब होता है ना कि आज जो पैसा है आपके पास ना, आपके पास जो आज पैसा है उसका वैल्यू ज्यादा है जो कि फ्यूचर में होगा। ठीक है, आज आप 2021 में हो तो जो 2021 में आपके पास पैसा है ना उसका वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू इतना ही पैसा आपके पास। सपोज डेट आपके पास अभी मतलब रख लीजिए कि आपके पास अभी 1000 रुपीज है। ठीक है, आपके पास अभी 1000 रुपीज है 2021 में, और 2025 में ना 1000 का अभी अभी भी 1000 है, 2025 में भी अगर 1000 आपके पास रहता है तो फिर जो अभी आपके पास 1000 है ना उसका वैल्यू ज्यादा है। वही बोलता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम वैल्यू मनी। मनी दैट इज अवेलेबल एट प्रेजेंट टाइम इज वर्थ मोर देन द सेम अमाउंट इन द फ्यूचर। ठीक है, तो वही बोलता है। तब क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 3 डील्स विद एएएस 3 डील्स विद, क्या डील्स करता है, डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ऑप्शन 1 डॉक्यूमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पर हो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, as per para 35 of accounting standard 7 construction contract, when it is probable that total contract cost will exceeds the total contract revenue, the expected loss should be। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट कोस्ट से बिल एक्सीड करता है ना कॉन्ट्रैक्ट टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू से, तो उसको बोला जाता है रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इमीडिएटली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, विच सेक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 डील्स विद द सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। कौन सेक्शन है जो कि सीएसआर को डिफाइन करता है एज पर कंपनी एक्ट 2013 में, तो सेक्शन 135, सेक्शन 135 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 डिफाइंस डील्स विद सीएसआर। सीएसआर क्या होता है 2%, और सीएसआर हर एक कंपनी को ना जो भी कंपनी है इंडिया में तो उसका कुछ एक लिमिट है 5, 500, 1000। जो भी कंपनी का नेट प्रॉफिट 5 करोड़, ठीक है, और नेट वर्थ 500 करोड़ और टर्नओवर 1000 करोड़ होता है ना, कोई भी एक लिमिट टच कर देगा एक कंपनी तो उसको सीएसआर के अंदर में सीएसआर एक रूल है कि आपको खर्च करना पड़ेगा सोसाइटी के प्रति। तो कितना खर्च करना पड़ता है, 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, इतना खर्च करना पड़ता है वो कंपनी को जो कि ये जो मैं बताया ना आपको, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और नेटवर्थ 500 करोड़ और टर्नओवर 1000 करोड़। कोई भी ये कंपनी तीनों लिमिट में से कोई भी एक लिमिट टच कर जाता है तो उसको 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर खर्च करना पड़ता है अपने सोसाइटी के प्रति। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन 4 सेक्शन 135। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है कि व्हिच सेक्शन ऑफ द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 डील विथ नॉमिनेशन। इस देखो ग्रेचुइटी एक्ट में जो आप ठीक है ग्रेचुइटी आपको मिल रहा है, बट आपको जब नॉमिनेशन कराना होता है तो जो नॉमिनेशन का जो सेक्शन है पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 में वो कौन सा सेक्शन है, कौन सा सेक्शन डिफाइन करता है नॉमिनेशन से रिलेटेड, तो सेक्शन है 6, सेक्शन 6 ऑफ द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 डील्स विद द नॉमिनेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, A/and इज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और अदर कॉन्ट्रैक्ट दैट एंटिटीज और में इंटाइट इट्स होल्डर्स टू इक्विटी शेयर एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20। देखो मैं इसलिए बोलता हूँ आप लोगों को, आप जब भी एग्जामिनेशन देने जाओ पीएसयू का तो आप प्लीज कम से कम जो भी आपका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है आप प्लीज भर के जाओ। तो मैं आपको बस अपना एक्सपीरियंस के थ्रू आपको मैं बता रहा हूँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंड एस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको कम से कम तो नाम तो याद करना ही पड़ेगा, आपको नाम याद करके जाना, आप इजिली एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, इंड एस, एएस, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कॉस्ट अकाउंटिंग का फिर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया, फिर आपका जो स्टैंडर्ड ऑडिटिंग है वो भी आप करके जाना। ये सब ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा AS20 से रिलेटेड है तो पोटेंशियल इक्विटी शेयर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है कि as per section 156 of the company act 2013 every existing director shall within dash of the receipt of the director identification number from the central government intimate the director identification number to the company or all company where he is a director। सेक्शन 156 सेक्शन 156 ऑफ कंपनी
कंपनी एक्ट 2013 क्या बोलता है ना कि जिस दिन एक डायरेक्टर, एग्जिस्टिंग डायरेक्टर को उसका डीन नंबर मिलता है ना गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट जब उसको डीन देता है एक एग्जिस्टिंग डायरेक्टर को, तो जिस दिन उसको एग्जिस्टिंग डायरेक्टर को डीन मिला उस दिन से वो 30 दिन के अंदर जो भी कंपनी में डायरेक्टर है वहां बता देगा कि मेरे को ये डीन, मेरा ये डीन नंबर है, ठीक है, मेरा ये डीन नंबर है, जो डायरेक्टर है उसको 30 दिन के भीतर अपना कंपनी को बता देना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हो गया 14 का ऑप्शन 4 1 मंथ। ठीक है, आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 15 देखो। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 तक ही रखेंगे। ठीक है, एवरी डे आई विल डिस्कस विथ यू 15 MCQ, और ठीक है एवरी डे 15 MCQ डिस्कस करेंगे। आई थिंक सो 60 MCQ है लगता है फाइनेंस, इसका अकाउंट्स जो भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग का जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए आज 15 डिस्कस करते हैं, और आपकी जो रिमेनिंग क्लासेस में आपका जो अपकमिंग क्लासेस होगा उसमें मैं आपको ऐसे ही पार्ट बाय पार्ट अपलोड करते जाऊंगा, क्योंकि मुझे भी पता है कि आप लोग भी एक बार में ना ज़्यादा नहीं देख पाते हो, आप लोग भी 15 20 मिनट, ज़्यादा 25 आधा घंटा देखते देखते आप लोगों को लगता है कि चलो बहुत हो गया, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि पार्ट बाय पार्ट अपलोड करूँ, ताकि ये हो कि आप भी इसलिए आप देख सकते हो, आपके ऊपर भी बर्डन नहीं आए कि लंबा वीडियो तो पूरा नहीं देख पाते हो, इसलिए मैं शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बना करके आप लोग के लिए लाता रहता हूँ यूट्यूब पे। ठीक है, चलो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, राजेश हु इज 81 ईयर ऑफ एज, राजेश नाम का एक व्यक्ति है जिसका एज है 81 ईयर ऑफ एज, हैज अर्नड ए टोटल इनकम 10,50,000 रुपया कमाता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2018-19। कह रहा कि कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट हिज टैक्स लायबिलिटी इंक्लूडिंग सेस। देखो इतना इसका इनकम है 10,50,000, और बट इसका उम्र है 81, तो जब 81 इसका उम्र है ना, और इसका टोटल इनकम है 10,50,000, तो मैं बता दूं इसका 5 लाख तक नील होगा। ठीक है, इसका 5 लाख तक नील होगा, इतना तुमको पता होना चाहिए, 5 लाख तक नील होगा। फिर इसका नेक्स्ट का 5 लाख होगा, वो उसके ऊपर 20% होगा। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट का हो जाएगा 20%। एक लाख हो गया। ठीक है, तो 1 लाख हो गया 5 लाख का, 5 लाख मतलब कि 5 लाख पहले नील हो जाएगा, फिर 5 लाख पर 20%, तो 1 लाख हुआ। फिर 10 लाख है, 10,50,000 है टोटल, तो फिर भी बचा 50,000, फिर भी 50,000 बच रहा है। ठीक है, फिर भी 50,000 बच रहा है, तो 50,000 के ऊपर लगेगा 30%। ठीक है, 50,000 के ऊपर लगेगा 30%, 50,000 के ऊपर 30%, तो कितना हो जाएगा, 50,000 के ऊपर 30%, ये हो जाएगा 50,000 का 30%, 15,000। ठीक है, ये हो गया 15,000 आपका। ये हो जाएगा 15,000, तो टोटल आपका हो जाएगा 1,15,000, 1,15,000। ठीक है, 1,15,000 आपका हो जाएगा टोटल, और उसके बाद आप ई सी हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% ऐड करिएगा ना, हेल्थ एंड एजुकेशन से। देखो मैं बताता हूँ, एक कितना हो गया, 1 लाख और 1,15,000, 1 लाख और प्लस 15,000, 1,15,000 हो गया। ठीक है, 1,15,000, 1 लाख, 1,15,000 प्लस 4%,
4% आप यहाँ पे हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड करिएगा, हेल्थ एंड एजुकेशन से, तो आपका जो आंसर आएगा वो 1,19,000 1,19,600 आ जाएगा। ठीक है, आपका जो आंसर आएगा वो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो 1,15,000 प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से, तो आपका आंसर आ जाएगा 1,19,600। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम वीडियो यहाँ तक रखते हैं। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ज्वाइन कर लेना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। ओके, चलिए, थैंक यू।